वेलकम फ्रेंड्स। CTET 2022-23 की तैयारी करने वाले आप सभी विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग NEP 2020 के थर्ड पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लॉन्च किया और उसका मुख्य प्रयास था कि देश की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, उत्कृष्ट बनाया जाए, जिससे कि हमारे जो छात्र पढ़ करके निकलते हैं उन्हें किसी तरीके का परेशानी ना हो, उनके जीवन सुरक्षित हो, उज्जवल हो, सेटल्ड हो, जिससे कि वह अपने जीवन की आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। इसी कारण इस बात को ध्यान में रखते हुए 34 वर्षों के बाद यह नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को हम सबों के सामने वर्तमान सरकार ने प्रस्तुत किया था। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस नीति के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसके पहले हमने 2 एपिसोड में इसके चर्चा की थी, इस प्रक्रिया NEP के निर्माण की प्रक्रिया को लेकर। उसके बाद शिक्षा संबंधित क्या मुख्य उद्देश्य हैं, ये दोनों हमारे इसके पहले एपिसोड में आप देख सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। अब इस तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि NEP 2020 में कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत दिए गए जिससे कि यह हमारे लिए आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है पहले की तुलना में। तो NEP नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज जो आई हमारे सामने, उसकी इस नीति के आधार पर आधारभूत सिद्धांत जो हमारे सामने है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह संरचनात्मक समझ को डेवलप करता है, विकसित करता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। अर्थात यह जो नई शिक्षा नीति आई है वह संरचनात्मक अर्थात कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा कैसा होगा, संरचनात्मक क्रिएटिविटी कैसी होगी, इस पर जोर देना है, न कि रटंत विद्या पर जोर देना है। बच्चों को रटवा करके केवल मार्क्स पाने के लिए इम्पोर्टेंट पढ़ा करके उनको हम तैयार करें, क्लास पास करें, आगे प्रमोट कर दें, ऐसी शिक्षा प्रणाली को रोकने का प्रयास इस शिक्षा नीति के तहत किया गया है। यही इस नीति की आधारभूत सिद्धांत है कि बच्चों को जो देना है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट देना है जिससे कि वह अपनी पढ़ाई में जीवन में आगे बढ़ सके, न कि रट करके केवल रटवा करके उन्हें हम इस बात के लिए तैयार करें कि अच्छे अंकों के साथ क्लास पास करने हैं, आगे प्रमोट होने हैं। वैसा ही यदि करना होता तो फिर इस नई शिक्षा नीति का कोई औचित्य नहीं था। दूसरी बात यह है कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन अर्थात कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, अर्थात बच्चे ने क्या सीखा, क्या समझा, उसकी मानसिक स्तर को समझने के लिए बीच बीच में उनकी परीक्षाएं ली जाती रही है, पर जोर देना न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। जब हम चैप्टर वाइज, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, इस तरीके से जब बार बार हम बच्चों की परीक्षा लेंगे, सतत मूल्यांकन होता रहेगा, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता रहेगा, तो इससे होता है कि बच्चों को पता चलता है कि बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है, सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर से उनके लिए प्रयास करके उनको आगे बढ़ाया जाता है जिससे कि बच्चे पढ़ाई में पीछे न रह जाएं और उनका हमारा सबका प्रयास सार्थक हो। तो दूसरी जो नीति लाई गई इसमें वह थी कि बच्चे को कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करके द्वारा जांच किया जाए कि बच्चों में कैसा प्रोग्रेस है, और यदि प्रोग्रेस में कहीं कमी है तो उसके ऊपर फिर से रिमेडियल क्लास अर्थात फिर से उसको एक बार समावेशी शिक्षा की तरह, जैसा कि यदि उसमें कहीं दिक्कत है तो उसको फिर से दूर करने का प्रयास किया जाए। बच्चों में यदि किसी कारणवश पिछड़ापन है तो उसको दूर करने के लिए फिर से अलग से रिमेडियल क्लास दी जाए, और यह जो सतत मूल्यांकन के द्वारा ही पता चल सकेगा कि बच्चों में कहाँ कमी आ रही है, क्यों बच्चे पिछड़ रहे हैं अपनी पढ़ाई में, जिससे कि उनका पढ़ाई में मन लगा रहे। यदि बच्चे पढ़ाई में पिछड़ते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वैसी स्थिति में पढ़ाई एक बोझिल विषय हो जाता है और उससे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इस नीति की तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि स्कूल में मूल्यांकन फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना कि समेटिव होना चाहिए। फॉर्मेटिव से मतलब हुआ कि इसको छोटे छोटे पार्ट में लेकर के इन बच्चों को जो पढ़ाई जाती है, उसकी परीक्षा ली जाती है, टेस्ट लिए जाते हैं,
उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको टेस्ट लिया जाए और उसमें विकास के लिए प्रयास किया जाए। समेटिव होगा, यानी कि पूरी तरीके से जब उनका मूल्यांकन समेटिव कॉमुलेटिव संकुल के तरीके से लिया जाएगा तो वहाँ पर उनका आकलन सही से नहीं हो सकेगा। इसीलिए कहा गया है कि स्कूल में मूल्यांकन जो हो फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना कि समेटिव होना चाहिए। आप मित्रों, फ्रेंड्स, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं, ग्रीन ग्रेड, इस सब मुख्य बातों का आप ध्यान देंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षा यहीं से बनती है कि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नीति संरचनात्मक अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित करने का अभिप्राय क्या है। तो आपको जवाब देना होगा वहाँ कि इसका अभिप्राय है कि बच्चों में अंदर क्रिएटिविटी लाना, जिससे कि उनकी पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठे, अच्छा हो, ना कि उसको पहले की पद्धति जो रट करके पढ़वाने की थी उसमें है। दूसरा है कि आज के वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कैसे बच्चों की इवैल्यूएशन होनी चाहिए। तो उसमें हम कहेंगे कि इनका सतत मूल्यांकन अर्थात कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए। इसी तरीके से प्रश्न बनता है आपका फिर से यहाँ पर कि जब हम छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो इनका मार्किंग कैसी होनी चाहिए। तो फॉर्मेटिव रूप से इनकी मूल्यांकन होगी, तभी जाकर के बच्चों का रिजल्ट आएगा, न कि समेटिव माध्यम से। तो ये आपका इस तरीके से प्रश्न बनता है। फिर एक नई पॉइंट निकल करके सामने आती है हम सबों के लिए कि यहाँ पर सरकार ने कुछ विशेष कार्यक्रम चलाए हुए हैं, विशेष योजना बनाई है। वह है कि छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए एक परख नाम का एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की। अब प्रश्न यहाँ बनता है आपका कि परख क्या है। आप ध्यान से समझेंगे इस बात को और हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें, और बीच बीच में जहाँ न समझ में आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, या फिर हमारे इस चैनल को पसंद करते हैं, हमारे टॉपिक को पसंद करते हैं, हमारी पढ़ाई जाने वाली पद्धति को पसंद करते हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहेगा और आपको मैं CTET पास करने के लिए जहाँ तक हो सकेगा आसान से आसान सही तरीका लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपका प्रश्न है कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, पिछला बार पूछा गया था पिछली बार की परीक्षा में कि परख क्या है। अब जो परख के बारे में नहीं समझेंगे वो समझेंगे पता नहीं क्या एक नई वस्तु आ गई हम लोगों के सामने। तो परख क्या है, तो छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन हेतु इवैल्यूएशन के लिए परख नाम का एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर डेवलप किया गया है सरकार के द्वारा, जो बच्चों के इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट करेगी और उसका एक असेसमेंट सेंटर है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप एक शब्द में उसका जवाब देंगे, नेशनल असेसमेंट सेंटर के तौर पर परख को विकसित किया गया है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि NEP 2020 यह क्या दिखाता है। यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। यहाँ पर एक प्रश्न फिर से बनता है कि इनकी मानकीकरण से लचीलापन क्या है। तो जो नई शिक्षा नीति आई है, मानकीकरण से मतलब हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, अर्थात उसको जो हम देंगे, ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, वह एक उच्च स्तरीय शिक्षा होगी, परंतु उसमें लचीलापन होगा। लचीलापन से अभिप्राय यहाँ यह है कि बच्चों की मानसिक स्तर के अनुसार हम उसको ज्ञान देंगे, बच्चों के मानसिक स्तर के आधार पर उन्हें हम शिक्षा देंगे। बच्चों के परिस्थिति को देखते हुए बच्चा कैसा सीखने लायक है, बच्चा कैसा करने लायक है, बच्चों के द्वारा कैसे काम लिया जाए, उनको आसान बना करके, न कि कठोरता पूर्वक इसमें काम लेना है। इसीलिए कहा गया है मानकीकरण से लचीलापन अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन से लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी की ओर हमें इस बात पर ध्यान देना है। यह NEP 2020 का एक और मुख्य पार्ट है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि हर बच्चों की विशिष्ट क्षमता, हर बच्चों के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ तक कि यदि जुड़वा बच्चे हैं तो वह भी सेम नहीं होते हैं। हर एक बच्चों के अंदर एक क्षमता होती है और इस नई शिक्षा नीति में इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि हर बच्चों की विशिष्ट क्षमता अर्थात उसकी कैसी क्षमता है, कार्य करने की क्षमता हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि जुड़वा बच्चे हैं उनमें भी कार्य करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, उनकी डिफरेंट होती है। फिर क्लास में जितने सारे बच्चे हैं सबकी क्षमता अलग अलग है और सामान्य नहीं, विशिष्ट होती है। यही बात कही जा रही है नई शिक्षा नीति में कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग
की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। हमारा समाज, हमारा विद्यालय, हमारा राज्य, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब बच्चों के अंदर जो छुपी हुई क्षमता है, प्रतिभा है, क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, जो उसकी तार्किक सोच है और जो एक नई सोच है, नवाचार है, उसको यदि हम विकसित होने का मौका देते हैं तो वे बच्चे कुछ न कुछ नया करेंगे, जिससे कि हमारे परिवार, समाज, देश का विकास होगा। और आज हो भी रहा। आज हमारा देश विश्व के विकासशील देशों में सर्वोत्तम है। उसका कारण यहाँ के बच्चे जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी नाम कर रहे हैं, वह है यहाँ की शिक्षा। शिक्षा पद्धति के कारण ही हमारे बच्चे अपनी क्षमता का प्रयोग कर पा रहे हैं, उपयोग कर पा रहे हैं, रचनात्मकता का विकास हो रहा है, तार्किक सोच का विकास हो रहा है, नवाचार तथा समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो रहा है। तो जब हम इसे बृहद स्तर से करेंगे, बृहद स्तर पर करेंगे, तो हमारे देश के सभी बच्चों का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। जो कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने प्रोजेक्ट दिया था कि हमें ऐसी शिक्षा का विकास करना है जिससे कि हमारा देश जाकर के इस नई शिक्षा नीति के तहत वह समृद्ध आसन तक पहुंच सके, उस स्थान तक पहुंच सके जिसमें कि वैश्विक ज्ञान महाशक्ति अर्थात ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनने की क्षमता है, वह बन सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि समावेशी शिक्षा को विकसित करना भी इस नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि समाज के वंचित बच्चे जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन वह पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों को भी शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ना, और तभी जाकर के हमारा जो उद्देश्य है सकल नामांकन अनुपात, जिसका कि मैंने चर्चा अपने पहले एपिसोड में किया है, GER अर्थात ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात अर्थात यह है कि 2030 तक सरकार ने यह योजना रखी है कि हमें 100% एजुकेशन की शिक्षा दी जानी है। ऐसे परिस्थिति वाले जो शिक्षक हैं उनका हम इसमें नामांकन कर सकेंगे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से समावेशी शिक्षा को यदि हम सफल बना सकते हैं, कर पाएंगे, तभी जाकर के यह हमारे लिए सार्थक होगा कि नई शिक्षा नीति हम सफल कर पाए। और इस आखिरी जो हमारा टॉपिक है इस NEP नीति के आधारभूत सिद्धांत, उसके आखिरी टॉपिक यह है कि NEP 2020 के अनुसार बच्चों के अंदर अधिगम प्रयोगात्मक लर्निंग एक्सपेरिमेंटेशनल होना चाहिए, अर्थात वैसी अधिगम हो जो वो खुद से प्रयोग करके सीखे, ना कि रटे रटाए हुए सिद्धांत के आधार पर वह सीखे, तो वह उनके जीवन के लिए उपयोगी नहीं होगा। उन्हें बार बार किसी न किसी एक सलाहकार की, एक अलग से उनके लिए निरीक्षक की आवश्यकता होगी जो उनका निरीक्षण करेंगे। लेकिन यदि खुद से वह एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं तो वैसी स्थिति में उनका अधिगम एक्सपेरिमेंटल होगा और होना चाहिए, जिससे कि बच्चे खुद से करके सीखते हैं। अर्थात इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद करके देखें और उनका जो विषय हो वह कला और खेल कूद से जुड़ा हो। हम जानते हैं कि बच्चों को खेल बहुत पसंद है, कलाकारी पसंद है, तो उन्हें जब हम खेल और कला से जोड़ करके शिक्षा देंगे तो वह उनके जीवन में सदा के लिए अस्थायी रहेगा और वह भी मन लगा करके सीखेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह हमारा एपिसोड, यह जो आज का शिक्षा के प्रति जो आधारभूत सिद्धांत NEP 2020 में दिया है, वह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आप अगले एपिसोड में हमारे साथ फिर से जुड़ें। यदि आप नए छात्र हैं, अभिभावक हैं और यदि आप नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के लिए, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी उम्मीद के साथ कि जैसे ही मैं इसका शेष भाग लेकर के आपके पास आऊँ, CTET संबंधी जो भी सूचना लेकर के आऊँ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।